आज हम BTR पॉलिटेक्निक जोधपुर के 1005N यानी कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख, सीपीयू व इसके प्रकार, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में अंतर, कंप्यूटर के प्रकार एवं असेंबली लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रैम रोम HDD SSD में अंतर, ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS व इसके प्रकार, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कुछ फुल फॉर्म्स भी हैं, यूनिक्स, लिनक्स, शेल के इंट्रोडक्शन जो बेसिक पढ़ना है इसका। वेब एड्रेस के बारे में URL, HTTPS और HTTP में क्या अंतर होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस क्या होता है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, फायरवॉल, एंटीवायरस क्या होते हैं, एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल, बैकअप, रिकवरी समाधान, वायरस, मेलवेयर और CIA ट्रेड क्या होते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको बिल्कुल सटीक तरीके से समझ में आएगा, और अगर आप इसको याद कर कर जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन बैठने की संभावना है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये सब अच्छे से समझें ताकि इससे आपको फ़ायदा हो, और ये नोट्स बड़ी मेहनत से सटीक नोट्स हैं बिल्कुल, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बैठेंगे। सो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करिए, इसको ढंग से याद करके जाइएगा। ये 3-3 नंबर वाले हैं, फिर एक पूरा वन शॉट लाऊंगा जिसमें 8 क्वेश्चन नंबर वाले आपके आंसर बैठ जाएंगे। ये 3-3 नंबर वाले और 1-1 नंबर वाले हैं। सो इसको भी ध्यान से आप कवर कीजिएगा। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं हार्डवेयर से। हार्डवेयर यह कंप्यूटर का वह भौतिक हिस्सा है जहां CPU व रैम, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड और प्रिंटर शामिल होते हैं। मतलब हार्डवेयर में जो है ना, ये कंपोनेंट्स होते हैं, CPU होता है, रैम होता है, अपना डिस्क ड्राइव होता है, कीबोर्ड होता है और प्रिंटर शामिल होता है। अब हार्डवेयर को है ना अपन छू भी सकते हैं, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप। उसके बाद आता है अपना सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर के संचालन के लिए ज़रूरी निर्देशों और प्रोग्रामों का समूह होता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि अभी आप कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एज और क्रोम वगैरह दिखता होगा, तो ये सभी एक प्रकार के क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है, सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग, ये मतलब बेसिक चीज़ें याद रख लो आप इनका, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर 3-3 नंबर में, है ना। इसके बाद अपन बड़े क्वेश्चन पे भी चलेंगे, लेकिन ये जो है आपको याद करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख। कंप्यूटर के ब्लॉक आरेख में क्या है, आपको क्या याद रखना है कि आपको जो है ना, पहले कंट्रोल लिखना है, फिर ALU लिखना है, फिर मेन मेमोरी लिखना है, और फिर आइट साइड में आपको इनपुट और आउटपुट लिखना है। अब आप देखो, कंट्रोल से जो है एक वायर जो है इनपुट तक जाता है, और कंट्रोल से ही एक वायर जो है अपना आउटपुट तक जाता है। ठीक है ना। अब कंट्रोल से एक वायर मेन मेमोरी में मिला देना, और कंट्रोल से एक ऑक्सिलरी स्टोरेज में मिला देना नीचे। ठीक है ना। तो आपका कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख बन के आ जाएगा। और ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये 3-4 साल से कंटिन्यूसली आ रहा है, तो इसको तो प्लीज़ कवर करके जाइए। टॉपिक है अपना CPU। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का उपयोग कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए व विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने के लिए होता है। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। CPU के 3 भाग होते हैं। मतलब मेरा पूरा गोल ये है कि मैं आपको नोट्स प्लस जो चीज़ समझने की है ना, वो अच्छी और बिल्कुल हाई क्वालिटी में आपको जो है प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है ना। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि इसमें मैंने मोस्ट टॉपिक चुने हैं। तो ये बता रहा है कि CPU की फुल फॉर्म आपको याद करनी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आपको की पॉइंट याद रखना है। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। CPU के 3 भाग होते हैं, गणनाएं करता है, कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। ठीक है ना। अब वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, आगे चलिए। अब आता है ALU। यह कंप्यूटर में CPU में जोड़, भाग, गुणा व विभिन्न प्रकार की गणना करने के लिए किया जाता है। ALU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक गेट्स। ठीक है ना। उसके बाद आता है अपना CU। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो कंट्रोल यूनिट होती है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है। 8 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। इसका उपयोग कंप्यूटर के संचालन में सभी इकाइयों को नियंत्रण में करते हैं। मतलब कंप्यूटर के संचालन में सभी इकाइयों को नियंत्रित करता है, जितनी भी जो इकाइयाँ होती है ना, वो सबको नियंत्रित करता है कंप्यूटर में, CU। ठीक है ना। उसके बाद होता है रजिस्टर। यह कंप्यूटर में CPU का छोटा
परंतु अत्यंत मेमोरी स्थान होता है जिसमें डाटा व निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं। मतलब ये क्या होता है, एक सीपीयू का एक छोटा परंतु अत्यंत मेमोरी स्थान होता है जहाँ पे आप डाटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना ALU CU रजिस्टर सीपीयू के 3 भाग हो गए, तो अपना यहाँ पे सीपीयू भी कवर होता है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या होता है, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को दर्ज करने के लिए जिम्मेदार है तथा बाहरी दुनिया से प्राप्त जानकारी को कंप्यूटर की भाषा बाइनरी 0s से 1s में बदलती है। इसका मतलब ये है कि इनपुट डिवाइस जो है ना, डेटा और निर्देशों को पहली बात तो है ना सप्लाई करता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो बाहरी दुनिया से प्राप्त जानकारी, जैसे जो भी अपन को बाहर से जानकारी मिलती है, उसको कंप्यूटर की भाषा में बदलता है। क्योंकि जो कंप्यूटर होता है ना, वो 0 और 1 ही समझता है, उसको और कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है ना। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल आपको क्या मिलेंगे, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल आपको याद करेंगे जाने, क्योंकि ये भी एक मोस्ट टॉपिक है। स्कैनर, कैमरा, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ठीक है ना। यहाँ पे माइक्रोफोन है, उसको आप ठीक कर लेना, है ना। नेक्स्ट टॉपिक अपना है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा कंप्यूटर की भाषा को मनुष्य की भाषा में बदलता है। उदाहरण मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। मतलब क्या होता है कि जो ये है ना, प्रोसेस किए गए डेटा को अपना उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है, मतलब आप तक पहुंचाता है। आप कंप्यूटर पे जो काम करो ना, वो आप तक पहुंचाता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये कंप्यूटर की भाषा को मनुष्य की भाषा में बदलता है। मतलब कंप्यूटर के जो भी कोड होते हैं ना, उनको अपन नॉर्मल आदमी समझ नहीं पाता, तो उनको आसान भाषा में प्रोवाइड करता है। इसके उदाहरण है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आपको थोड़ा ये भी याद रखना है कि वो आपसे पूछे 3 नंबर या 2 नंबर में कि कंप्यूटर के प्रकार बताइए, तो आपको बोलना है सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जो अपन सबके पास होता है, मतलब किसी के पास होता है किसी के पास नहीं होता, एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है ना। अब आती है अपनी असेंबली लैंग्वेज या फिर मेनेमोनिक्स। ये एक प्रकार की निम्न स्तरीय भाषा होती है जिसमें निर्देश को बाइनरी द्वारा प्रदर्शित ना करके कुछ अंग्रेजी शब्दों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें मिनेमोनिक्स कहते हैं। अब क्या होता है कि ये निम्न स्तरीय भाषा होती है। अब आपको इसमें पूरा याद नहीं रखना, आपको की पॉइंट्स याद रखने। निम्न स्तरीय भाषा होती है, ठीक है ना। उसके बाद बाइनरी में प्रदर्शित नहीं करते, अंग्रेजी के शब्दों में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मिनेमोनिक्स कहते हैं। आगे चलते हैं। अब आता है आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम। भाई अपन ने पढ़ा था शुरू में, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता क्या है, अब ये भी अपन को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा डिटेल से, क्योंकि वो 3-4 नंबर में पूछ ही सकता है ये सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का संग्रह होता है। यह सभी मिलकर कार्य करते हैं। यह हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। मतलब सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होता है ना, ये एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का संग्रह होता है। ये सभी मिलकर कार्य करते हैं। ये हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। मतलब आप जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हो ना, तो आपको आसानी प्रोवाइड करेगा ये काम करने में। इसके उदाहरण आपको याद करने, जैसे MS वर्ड हो गया, VLC प्लेयर हो गया। MS वर्ड में याद हो आपने MS एक्सेल, MS वर्ड आपने अगर टैली कर रखी होगी तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। इसका उपयोग मतलब विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। यहाँ पे मैंने जितनी शॉर्ट और जितनी सही डेफिनेशन हो सकती है उतनी आपके लिए प्रोवाइड की है। अगर आप ये भी याद करके जाते हैं ना, तो आपके पासिंग मार्क्स से तो बहुत ऊपर नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका कार्य क्या होता है, विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। एग्जाम्पल टाइपिंग, पेंटिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है रैम। रैम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन रैम और रोम पिछले कई सालों में रिपीट हुआ है, तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसे भी आप बिल्कुल रट के या फिर कैसे भी करके याद करके जाएं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। रैम, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये ऐसे रजिस्टर का समूह होता है जिसे आसानी से उनके पते के आधार पर पढ़ा जा सकता है और उनमें नया डाटा भंडारित किया जा सकता है। मतलब पहली बात तो आपको एक की पॉइंट याद रखना है कि ये ना, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं।
और ये ऐसे रजिस्टर का समूह होता है जिसे आसानी से उनके पते के आधार पर पढ़ सकते हैं और नया डाटा भंडारित कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, रोम किसे कहते हैं। इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। ये स्थायी मेमोरी होती है तथा विद्युत सप्लाई बंद होने पर इसका डाटा सुरक्षित रहता है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। आपको की पॉइंट ये याद रखना है कि रीड ओनली मेमोरी रोम कहते हैं, ठीक है। स्थायी मेमोरी होती है, विद्युत सप्लाई बंद होने पे आपका जो है डाटा सुरक्षित रहता है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि रोम मेमोरी को ही नॉन वोलेटाइल क्यों बोलते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी इसका डाटा सुरक्षित रहता है। अब आता है हार्ड डिस्क ड्राइव। यहाँ पे मैंने जो है ये लिख रखा है, इसकी फुल फॉर्म भी लिख रखी है, ठीक ना। हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, जो वर्षों तक आपके डेटा को संभाल कर रखता है, जैसे ऑफिस वर्क, फाइल, निजी फ़ोटो, वीडियो, प्रोजेक्ट। ये कार्य एचडीडी का होता है। मतलब क्या होता है, आपकी जो पुरानी फाइलें होंगी जिसको आप स्टोर करके रखना चाहते होंगे, तो एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव का काम होता है, वो संभाल के रखता है। अब आती है आपका एसएसडी। इसका पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। यह फ्लैश आधारित स्टोरेज डिवाइस होता है। इसमें डाटा को नैंड चिप्स में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किया जाता है। आपको की पॉइंट ये याद रखना है कि इसको जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं और फ्लैश आधारित स्टोरेज डिवाइस में इसका उपयोग होता है। इसमें डाटा को नैंड चिप्स में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किया जा सकता है। नैंड चिप्स में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करते हैं, तो इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये अपना कवर होता है एचडीडी और एसएसडी। ऑपरेटिंग सिस्टम, यह ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। अर्थात ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को बिना कंप्यूटर भाषा सीखे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में सहायता करता है। ये यूँ कहता है कि जैसे कंप्यूटर में बहुत कठिन भाषा होती है, जैसे C++ होती है, जावा होती है, पाइथन होती है, तो ये लैंग्वेज बहुत कठिन होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आसानी से बात अपन को समझा देता है। उसके बाद नीचे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक कंप्यूटिंग डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कंप्यूटर के निर्देशिका का मतलब समझाता है, जिससे अन्य प्रोग्राम व हार्डवेयर का संचालन होता है, ठीक है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आजकल फ़ोन और कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग होते हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो अपन को इसके बारे में बेसिक नॉलेज याद रखनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य रिसोर्स मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सुरक्षा, यूज़र एंड सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन। ये डायग्राम को भी एक बार देख जाना आप, ठीक है ना। उसके बाद अपन करेंगे अब आरटीओएस का वर्णन। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक आरटीओएस पे। आरटीओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका उपयोग निश्चित समय सीमा पर डेटा को संसाधित करने में करते हैं। अब आरटीओएस क्या होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हार्ड आरटीओएस। समय सीमा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, चूकने पर सिस्टम विफल हो जाता है, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, फ्लाइट कंट्रोल हो गया। तो मतलब ये इतनी सेंसिटिव चीज़ें हैं कि अगर आपने समय सीमा का पालन नहीं किया तो आपकी फ़्लाइट जो है क्रैश हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आता है सॉफ्ट आरटीओएस। समय सीमा चूकने पर सिस्टम का प्रदर्शन कम हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरह विफल नहीं होता। इसमें एक अच्छी बात होती है कि भाई वो तो पूरी तरह से विफल हो जाता है, ठीक है ना, उसमें दुर्घटना हो जाती है। सॉफ्ट आरटीओएस में क्या होता है, समय सीमा चूकने पर भी ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होता, लेकिन ये पूरी तरह विफल नहीं होता। कार्यों को यथासंभव मतलब बाद में तेज़ी से पूरा कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑनलाइन डेटाबेस, स्मार्टफोन। अब आगे चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। आजकल विंडोज़ को छोटे उपकरण जैसे टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, पीसी आदि के लिए भी विकसित किया गया है। विंडोज़ के अब कई वर्जन आ चुके हैं, जैसे विंडोज़ 11, ये नवीनतम है। विंडोज़ 11 जो है ना अभी चल रहा है, ठीक है ना, 2025-26 में लेटेस्ट है ये, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 11, जिसे विंडोज़ 10 के बाद एक महत्वपूर्ण अपग्रेड के रूप में 2021 में जारी किया गया, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ बता रहा है विंडोज़ 11 के बारे में, ठीक है ना। अब आपको कुछ फुल फॉर्म है जो आपको याद करके ले जानी है, जैसे डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, P2P, पीयर टू पीयर,
DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूनिक्स। एक मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। 4 कमांड होती है, LS CP मैन DF। ठीक है ना। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। शेल एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर। इसके बारे में मैं जो है डिटेल से भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी आपको इनकी बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये याद कर लीजिएगा। इससे क्या 3-3 नंबर के क्वेश्चन तो आपके यहीं कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक बार में अपन वन शॉट ले आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वायरस। ये एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे यूज़र की अनुमति के द्वारा सिस्टम में हानि पहुंचाने के उद्देश्य से प्रवेश कराया जाता है। यह प्राकृतिक वायरस नहीं है, इसे अन्य व्यक्तियों द्वारा गलत इरादे से बनाया जाता है। मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये भी मतलब एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम ही है। ठीक है ना। जिसे जो मतलब आप ही है ना, जैसे मतलब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो कंप्यूटर में, जो है ना आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, अब उसके साथ ही वायरस आ जाते हैं, तो ये यूज़र की अनुमति के द्वारा ही तो आ रहा है। ठीक है ना। नीचे आता है मेलवेयर। ये एक मलीशियस सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। मेलवेयर को आप मलीशियस सॉफ्टवेयर से मिलकर बनाता है, तो ये भी बोल सकते हैं। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने के लिए जानबूझकर डिजाइन किया गया है। साइबर अपराधी इसका उपयोग डेटा चुराने में करते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे हैकर होते हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों से जो है ना कंप्यूटर डेटा को हैक करते हैं या फिर एक्सेस करते हैं। उसके बाद आता है आपका फायरवॉल। ये एक सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करती है और उसे नियंत्रित करती है। इसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा था, थोड़ा विस्तार से पढ़ा था। नीचे आता है सिस्टम सुरक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य, या फिर CIA ट्रेड बोल सकते हैं इसको अपन। गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता। ठीक है ना। सूचना सुरक्षा के 3 मूल सिद्धांत, जिसे CIA ट्रेड भी बोलते हैं, गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से CIA ट्रेड भी कहा जा सकता है। और ये सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं कि डेटा केवल अधिकृत उपयोगकर्ता के पास ही उपलब्ध हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फायरवॉल एक नेटवर्क फिल्टर होता है जो डेटा ट्रैफिक की निगरानी रखता है। यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिस्टम में हानिकारक कोड का पता लगाकर उन्हें हटाता है, जिससे मेलवेयर, ट्रोजन हो गया, वार्म्स हो गए। ठीक है ना। मतलब ये आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा कि कोई भी वायरस आ जाता है ना, तो उसको हटाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल। एनक्रिप्शन एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा को कोड में बदला जाता है ताकि उसे अधिकृत उपयोगकर्ता ही पढ़ सके और अनाधिकृत उपयोगकर्ता से बचाव हो। ठीक है ना। 2 प्रकार के होते हैं, AES RSA, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। सिर्फ आपको नाम याद रखने, क्योंकि 2 नंबर में पूछ लेता है। इनके प्रकारों के नाम बताइए। नीचे चलते हैं बैकअप और रिकवरी समाधान। बैकअप डेटा की सुरक्षा प्रतिलिपियां बनाकर आपदा की स्थिति में डेटा को पुनः प्राप्त करने में सहायक होती है। मतलब क्या होता है, बैकअप डेटा की सुरक्षा प्रतिलिपियां बना लेता है और ना उसको आपदा, जब मतलब अपना कोई डिलीट कर देते हैं अपन फोटो, तो वो बैकअप उस चीज़ को वापस ले आता है। ठीक है ना। तो ये आपसे 3 नंबर में पूछ सकते हैं कि बैकअप और इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल या फिर जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में अंतर बताइए। ठीक है। वेब एड्रेस। वेब एड्रेस वह यूनिक पता होता है जो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या वेब पेज की पहचान कराता है। यह उपयोगकर्ताओं को सीधे वेबसाइट तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है। URL के सिमिलर होता है, लेकिन URL और इसमें थोड़ा अंतर होता है, अभी आगे देखिए। URL यह एक पूर्ण वेब एड्रेस होता है जिसमें वेब पेज तक पहुंचने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है। URL में जो है ना प्रोटोकॉल, पैथ और डोमेन नेम लगता है। ठीक है। उसके बाद आता है HTTPS या HTTP। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो ब्राउज़र को यह बताता है कि वेबसाइट में मौजूद जानकारी तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब क्या होता है, HTTPS HTTP की तुलना में ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर लग रहा, तो ये ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है ना। उसके बाद आता है www। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसका उपयोग करना जरूरी नहीं होता। URL लिखते समय इसे छोड़ सकते हैं। ये की पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। अब आता है IP एड्रेस। इसका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। हर कंप्यूटर या लोकल मशीन का अपना IP एड्रेस होता है जो इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आता है ईमेल। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है।
ये एक ऐसा तरीका है जिससे इंटरनेट की वजह से डिजिटल संदेश भेज सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक का पहले मेन मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अब अपन ईमेल से किसी को भी संदेश भेज सकते हैं डिजिटल माध्यम से, तो ये यही चीज़ को दर्शाता है। वीडियो में मेरे अनुसार आपको जो भी टॉपिक्स क्लियर करवाए गए हैं और अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपको 8 क्वेश्चन वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।